नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबीए यानी कि बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हम जिस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे वो है बैन पीएफआई की बदमाश कंपनी। ये 4 बड़े सवाल। ट्रेनिंग कैंप लगाने का लक्ष्य क्या है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है, युवाओं के ब्रेन वॉश की साजिश यानी कि ये बड़े आरोप है। इस्लाम खतरे में है, इसको युवाओं के दिलो दिमाग में बैठाना। आज ये 4 बड़े जो सवाल हैं ये बीएनबीए में हम इनके जवाब तलाशेंगे। और मकसद ये उद्देश्य जो है यही है कि जो राष्ट्र की जब बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं तो राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और एनआईए ने जो चार्जशीट में कहा है वो काफी चौंकाने वाले भी हैं और काफी चिंता भी बढ़ाते हैं। और इसीलिए जब राष्ट्र विरोधी की बात करते हैं तो वो लगातार उनके जो सक्रिय सदस्य हैं शांति भंग करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर बात जब मंसूबे की हो तो एनआईए ने आज पीएफआई के मंसूबे का जो पर्दाफाश किया है, और मंसूबा था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। यह एक बड़ा सवाल है और इसीलिए पीएफआई हर उस साजिश में, हर उस षड्यंत्र में शामिल रहा जो हिंदुस्तान के खिलाफ था। तो बीएनबीए में आज इन्हीं बड़े सवालों का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे कि आखिर राष्ट्र को लेकर जब राष्ट्र प्रथम की बात आती है, देश विरोधी जो ताकतें हैं वो कैसे सक्रिय हो जाती है और लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और आज एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो भी देख लेते हैं कि एनआईए की चार्जशीट क्या है, कौन बड़े से बड़े जो आरोप हैं वो पीएफआई पर लगाए हैं। एनआईए की चार्जशीट कोटा में 2 युवाओं यानी कि राजस्थान के 2 युवाओं में कोटा की बात करें तो मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ और 12 के एक युवा है, वो है, उसका नाम है सादिक सर्राफ, जो पीएफआई के सदस्य थे। इनको लेकर चार्जशीट दाखिल की गई। यूएपीए के तहत धारा 13, 17, 18A और 18B के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। आईपीसी की धारा 120B भी लगाई गई है। और आरोप जो एनआईए ने लगाए हैं, यानी कि जो एनआईए की जांच में पीएफआई को लेकर जो संदिग्ध षड्यंत्रकारी जो आरोप हैं वो बड़े जघन्य आरोप कहे जा सकते हैं। आरोप है कि युवाओं को हिंसा के लिए भड़काना, यानी कि पीएफआई के जो मेंबर हैं वो युवाओं को बरगलाते थे, देश विरोधी बातों में को लेकर वो बरगलाते थे। युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती थी। विश्वास दिलाया जाता था कि इस्लाम खतरे में, यानी कि अलग अलग तरीके से उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और जो बड़ा मकसद यानी कि जो बड़ी खबर निकल के आई वो ये है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ये उनका बड़ा मकसद था। और पीएफआई से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा था, देश विदेश से फंडिंग हो रही थी, ट्रेनिंग कैंप भी लगाए जा रहे थे। ये एनआईए ने आज अपनी चार्जशीट में पीएफआई को लेकर कुछ बड़ी आरोप लगाया। कहा है कि जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें लिखा है कि पीएफआई लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ काम करता रहा है, ऐसे काम करता रहा जो राष्ट्र विरोधी रहे हैं, शांति भंग करने के आरोप। तो बड़े आरोप आज एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है। और एनआईए की जो चार्जशीट थी, कई पन्नों की चार्जशीट थी। शुरुआत राजस्थान के 2 युवा हैं वो पीएफआई के रेगुलर सदस्य हुआ करते थे। तो आज के बड़े सवाल, इनका हम जवाब तलाशेंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। डॉक्टर सूर्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपसे यही सवाल, क्या आपको लगता है कि हालांकि 2022 में बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से पीएफआई, लेकिन अभी भी कई सक्रिय सदस्य हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक सवाल आपने उठाया है भाई साहब। और जरूरी है कि ऐसे सभी राष्ट्र विरोधी संगठनों को समय से पहचान लिया जाए। वो और लोगों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं, और इसके कारण एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है जो ये नहीं समझती। ये कहा जाता है कि तुम्हारा मजहब खतरे में है, ये कहा जाता है कि तुम्हारी कौम की अस्मिता खतरे में है। लेकिन आज जरूरत है कि ऐसे लोगों को पहचान कर, पहले से चिन्हित कर उनको पकड़ा जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, जेलों में रख करके उनको प्रशिक्षित किया जाए कि ये लोकतंत्र है। इसमें देश में जितना हिंदू का हक है उतना मुसलमान का हक, सबको मिलकर रहना जरूरी है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। और ये जो बातें आपने बताई 120B मतलब षड्यंत्र का, 153 मतलब 153A
मतलब विभिन्न समुदायों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा करना, झगड़ा लगाना। और ये बात उठती कहां से है कि जब कोई ये कहने लगता है कि मेरा ही मजहब सही है, या ये कहने लगता है कि तलवार से और तोप की नोक से किसी भी कीमत पर हमें अपना मजहब बढ़ाना है, हमें 1947 तक देश में इस्लाम का शासन स्थापित करना है। 2047 तक हमें इस्लाम का शासन स्थापित करना है। जब इस तरह की बातें कोई करने लगता है तो उसका रिएक्शन दूसरी धर्मों, दूसरी जातियों, दूसरे संप्रदायों में भी होता है। इसलिए कोई भी ताकत, ये कौन कह रहा है? आईएस कह रहा है, आईएसआई कह रहा है पाकिस्तान में बैठकर, इस्लामिक स्टेट कह रहा है, जो ये हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, ये देश विरोधी संगठन हैं। सूर्य कुमार जी, इसलिए जी, एक मेरा ये सवाल है कि जैसे कि एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि युवाओं को ये बताया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। क्या आपको लगता है कि धर्म के आड़ में राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश है? ये बिल्कुल साजिश है। एक एक बच्चे को, हिंदू मुस्लिम को, सबको बताना जरूरी है कि हमारे देश में राष्ट्र पहले है, देश पहले है। जब देश मजबूत रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा, तभी धर्मों की अस्मिता बची रहेगी। और जिस दिन धर्म के आधार पर हम लोग लड़ने लगे या जातियों के आधार पर लड़ने लगे, उस दिन हमारा देश कमजोर हो जाएगा। और जब लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान सबको शामिल करते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात करते हैं तो शायद उनका मतलब यह रहता है केवल इस्लाम को मानने वाले। तो आज हमें देश में जरूरत है एक ऐसा पाठ्यक्रम देश में लागू किया जाए जिसमें सभी धर्मों, जातियों की अच्छी अच्छी बातों को शामिल करके एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना है, विश्व गुरु हिंदुस्तान बनाना है। उसमें हिंदू भी शामिल होंगे, मुसलमान भी शामिल होंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा सूर्य कुमार जी, जो ऐसी साजिशें हैं, जो ऐसे षड्यंत्र हैं, इनसे हम राष्ट्र को बचा सके, अपने युवाओं को बचा सके। एक चीज और देख लेते हैं कि जब हम पीएफआई की बात करते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस पर भी एक बार हम नजर डालते हैं। उसके बाद हम बीएनबीए में वापस आते हैं। 3 बड़े संगठन, 2006-07 का समय था। केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी कि केएफडी एक बड़ा संगठन। दूसरा, केरल नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ दूसरा बड़ा संगठन। तमिलनाडु के मनिता नीति पसरे यानी कि तीसरा बड़ा संगठन एमएनएफ। ये जब 3 संगठन मिलते हैं तो एक और संगठन तैयार होता है, उसको नाम दिया जाता है पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यानी कि 3 बड़े संगठन, और ये तीनों मुस्लिम संगठन थे, और ये तीनों संगठन जब मिलते हैं तो एक नया संगठन तैयार करते हैं 2006-07 के आसपास केरल में, वो है पीएफआई। और यहीं से शुरुआत होती है। कैसे बना पीएफआई? 2006-07 में 3 संगठनों को मिलकर पीएफआई का गठन किया जाता है। मकसद यह है कि हिंदू विरोधी चीजों को ज्यादा बढ़ाना, आगे बढ़ाना, इस्लाम का प्रचार करना। कहां बना? केरल, वो राज्य था केरल जहां पर इसका गठन हुआ। क्यों बना? इस्लाम धर्म का प्रचार और हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ मुहिम चलाना, युवाओं को बरगलाना। क्यों बैन किया गया? क्योंकि 2022 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते इसको पूरी तरीके से पूरे देश में बैन कर दिया गया। यानी कि 3 बड़े जो संगठन थे, ये मिलकर जो पीएफआई बना। सूर्य कुमार जी, कैसे देखते कि 3 बड़े संगठन 2006-07 में मिलते, और कई ऐसे बड़े काम रहे हैं, इन्होंने कई ऐसे राष्ट्र विरोधी काम किए हैं जिनको लेकर 2022 में सरकार को बैन करना पड़ा। जी चौधरी जी, सबसे एक मोटी पहचान होती है कि कोई भी काम जो हिंसा को बढ़ावा देता है, जो कोई काम जो लोगों को मारने काटने पर भरोसा करता है और लोगों को प्रेरित करता है, वही देश विरोधी काम है। यानी अपराध ही देश विरोधी काम है, वही देश को कमजोर करता है। नंबर 2 जी, ये अपना रूप बदलते रहते हैं। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद होगा, एक सिम्मी नाम का संगठन बिल्कुल सिम्मी था। फिर जब पहचान की गई कि सिम्मी लोगों को मारने काटने के लिए प्रेरित कर रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ता कि कब हम समाज के स्थापित कानून, देश के कानून, संविधान के खिलाफ कैसे लोगों को भड़काएं, अस्थिरता पैदा करें, तब सिम्मी को बैन किया गया। तो सिम्मी उत्तर भारत, एक चीज एक और आपको दिला दूं, ये जो पीएफआई है, इसी के एक सदस्य ने सिमी का गठन किया था। ये जो 3 बड़े संगठन है, इन्हीं में से एक सदस्य ने सिमी का गठन किया था। जी, इसी तरह आपने सुना होगा कश्मीर में जेकेएलएफ जैसे कई संगठन बन गए। और ये सब क्यों पनपते हैं? ये संगठन पनपते हैं कट्टरता से।
जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जब मदरसों में यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा ही मजहब सही है, बाकी सब गलत हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर क्या करें? वो वही जो ब्रेन वॉश किया गया है उनको, वही बात वो मान लेते हैं, उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। अब जरूरत खाली ये नहीं है कि एक मर्डर करने वाला आदमी, एक डकैती डालने वाला आदमी उतना खतरनाक नहीं है, वो गैंग उतना खतरनाक नहीं जितना इस प्रकार की विचारधारा फैलाने वाले खतरनाक है। इसलिए इस प्रकार की जो भी ट्रेनिंग देता है, हिंसा की बात करता है या लोगों को मारने की बात, या ये कहता है कि मेरा ही मजहब सही बाकी सब गलत है, ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करना। सुर कुमार जी, क्या ऐसे बड़े जो संगठन है, जो राष्ट्र विरोधी संगठन है, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों की जब बात की जाती है, बड़े संगठित अपराधियों की बात की जाती है, क्या अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि न उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई जगह है, न हिंदुस्तान में उनके लिए अब कोई जगह है? पूरे देश में कहीं उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो गुमराह लोग हैं, उनको पकड़कर उसी तरह सख्त सजा देने की जरूरत है जैसे अगर शरीर में कोई कैंसर हो जाता है तो उस अंग को काट दिया जाता है, उसी तरह इन लोगों को काट दे, कट्टरता के साथ, मजबूती के साथ। इन्हें जेल में ही नहीं रखना चाहिए, इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जो भी भारतीय दंड विधान के मुताबिक सजा बनती है, चाहे वो फांसी है, चाहे आजीवन कारावास है, वो दिया जाना चाहिए। और नए युवकों को, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनको सबको समझाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरा ही मजहब सही है। देश मजहब के ऊपर है, ये हर व्यक्ति को समझाना है। और यही इसी राष्ट्र प्रथम की बात की जाती है, युवाओं को जागरूक भी किया जाता है कि युवा ये सोचे, ये पढ़े, ऐसी शिक्षा उन्हें दी जा रही है कि राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि हो, और इसीलिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम पीएफआई की बात करते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, यानी कि राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, इसकी बात करते हैं, तो ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये संगठन क्यों बना, क्या है ये संगठन। इसके पीछे मैं आपको बताऊं क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। सुर कुमार जी, एक बार देख लेते हैं क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इस्लामिक राजनीतिक गठबंधन। और मकसद यही है कि राष्ट्र के विरोध में खड़ा होना, युवाओं को बरगलाना, राष्ट्र के खिलाफ बरगलाना, शांति भंग करना और अलग अलग तरीके से जो देश की शांति है उसको प्रभावित करना। 2006 में स्थापना वो इसकी हुई थी। मकसद देश विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करना, यानी कि ऐसे जो छोटे संगठन हैं उनको भी पीएफआई कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से उनको सपोर्ट करता है। देश की शांति को भंग करना, उसकी जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा की हम जब बात करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का मकसद है। कई ऐसे बड़े अपराधों में भी ये शामिल रहा है, कई ऐसे बड़ी हत्याओं में भी पीएफआई का नाम आया है, उसकी भूमिका रही। और एनआईए ने आज चार्जशीट में कहा भी है, युवाओं को भारत के खिलाफ खड़ा करना, छोटे संगठनों को फंड मुहैया कराना, देश विदेश से जो पैसा पहुंचता है, जो फंड पहुंचता है, ये अलग अलग राज्यों में जो दूसरे छोटे छोटे संगठन हैं, जो अप्रत्यक्ष तरीके से, जो अभी पुलिस की नजर में नहीं है, लेकिन वो राष्ट्र के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। सूर्य कुमार जी, राष्ट्र के खिलाफ जो काम करने वाले संगठन हैं, जैसे देश के लगभग 17 बड़े राज्यों में पीएफआई के अभी भी सदस्य हैं, क्या आपको लगता है अभी भी वो पुलिस की नजरों से बचे हुए हैं? ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं इस बात का कि हम धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए दूसरों को मारना, दूसरों को गाली देना, अपमानित करना और दंगों को फैलाना, लोगों को प्रेरित करना कि लड़ो। और बताऊं, इनकी मेथोडोलॉजी ये होती है कि विदेश में कहीं कोई अत्याचार हो रहा, पता लगा आईएस ने कुर्द लड़कियों के साथ अत्याचार किया, उसका वीडियो बनाकर यहां प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे कई वीडियो मिले भी हैं। हिंदुस्तान में ये वीडियो हिंदुस्तान में शूट किया गया है। इसी तरह कई लोगों के, जिनको आतंकवादियों ने विदेशों में मार डाला, उनके फोटो खींचकर कि इतने लोगों को देखिए, हमारे धर्म के लोगों को लोग मारे डाल रहे हैं। इस प्रकार का झूठा प्रोपेगेंडा करके ये लोग आगे बढ़ाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। और बहुत जरूरी है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को जो शुरू से ये बताया जाता है कि तुम्हारा ही मजहब सही है, और दूसरों को मार करके भी अगर तुम अपना मजहब फैलाओ तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यही जड़ है साथ। इस जड़ को देश प्रथम और मजहब, जाति और क्षेत्र ये सब द्वितीय, देश के नाम पर कोई समझौता नहीं। और एक और बात बता दूं, जो लोग इस देश के इतिहास को जानते हैं कि चाहे वो मध्यकाल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का समय रहा हो, यही एक कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे देश को लगभग लंबे समय तक, लगभग 1000 साल तक तमाम लोगों की गुलामी सहनी पड़ी थी। इसलिए वो गलती अब नहीं करनी है। बिल्कुल, चाहे वो अंग्रेजों से, चाहे वो तुर्क हमलावरों से, चाहे मंगोल हमलावरों से हुई हो, लेकिन अब
एक एक हिंदुस्तानी को क्या मिल कहा जा करके सकता है कि रहना 2047 का उनका जो सपना है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, जो नापाक सपना है, वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा? उसके लिए जरूरी है कि जितना एनआईए ने काम किया है, अभी एनआईए की क्षमता शक्ति बहुत कम है, हर प्रदेश बढ़ाने की में, जरूरत है। हर जिले में उसकी शाखाएं खोली जाएं, नजर रखी जाए, सोशल मीडिया पर जो लोग नफरत की बातें फैलाते हैं उनको पहले से पकड़ा जाए और पकड़ करके उनको जेलों में डालकर उनके ट्रेनिंग कैंप चलाए जाएं कि सही बातें सिखाई जाएं, उनको काउंसलिंग की जाए, उनको सुधारा जाए कि कोई भी देश विरोधी बात सोशल मीडिया पर कहीं दिखाई ना पड़े। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम सबसे पहले। चाहे सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, सामान्य नागरिक की बात करें, प्रशासन की बात करें, सबकी बड़ी भूमिका है। लेकिन हम ये भी एक बार जरूर देख लेते हैं कि आखिर 2022 में जब ये बैन किया गया, क्या कुछ बड़े कारण रहे हैं राष्ट्र के खिलाफ? इन्होंने ऐसा क्या कुछ किया कि सरकार को बैन करना पड़ा? उस पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। बैन पीएफआई की बदमाश कंपनी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंसक गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कई बड़ी जो हत्याएं हुई हैं, उनमें भी पीएफआई की भूमिका साफ तौर पर देखी गई है। देश के 17 प्रदेशों में अभी भी पीएफआई के जो सदस्य हैं वो छुप कर काम कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि वो अपने संगठन के लिए सक्रिय जरूर हैं, हालांकि अभी वो पुलिस की नजर से बाहर है। पीएफआई का काम राष्ट्र के खिलाफ साजिश करना, और कई ऐसे मामले हैं जहां पर सीधे तौर पर यह साबित हुआ है, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, और आज एनआईए ने वही चार्जशीट दाखिल की है। राजस्थान के 2 युवाओं के खिलाफ पीएफआई को लेकर एक चार्जशीट कल दाखिल हुई है, और ये उसमें कई बड़े आरोप, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना जैसे जो नापाक उनका सपना है, वो भी उसमें आरोपों में शामिल है। एनआईए ने आज पीएफआई के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और कई बड़े आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ एनआईए ने चार्जशीट में कई बड़े खुलासे भी किए हैं कि फंडिंग कहां से होती थी। देश विदेश से कई बड़ी मात्रा में फंडिंग होती, खाड़ी के कई से देश उनको फंड करते थे। इसके साथ साथ खाड़ी में काम करने वाले जो युवा हैं, जो युवा जाते थे, उनको बरगलाने का काम करते थे। एनआईए 2047 तक पीआईएफ का मंसूबा है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये एक बड़ी चिंता भी है और चुनौती भी हुई। देश में हुई कई बड़ी हत्याओं में पीएफआई का जो हाथ रहा है, उसमें साफ तौर पर देखा गया है। हम चाहे कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कई वहां बड़ी हत्याएं हुई हैं। वहां पर पीएफआई की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है। खाड़ी देशों में भी पीएफआई का बड़ा नेटवर्क है। सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, खाड़ी के कई ऐसे देश हैं जहां पर पीएफआई का बड़ा नेटवर्क है। सूर्य कुमार जी, इस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है, इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। ये खाड़ी देशों में जब ये प्रचार किया जाता है कि जकात लाइए, यानी धर्म प्रचार के लिए पैसा लाइए, और उस पैसे का दुरुपयोग जब हिंसात्मक कामों के लिए होने लगता है, वही गलत हो जाता है। अगर धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन पूछिए कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जहां ज्यादातर सब इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते हैं, वहां आए दिन क्यों इतनी हत्याएं हो रही हैं, वहां क्यों आतंकवाद हो रहा है? क्योंकि मैं बताऊं कि ये ऐसे सांप हैं, ऐसे नाग हैं कि जब एक बार हिंसा का रास्ता आतंकवादी देख लेते हैं तो उनको हिंसा के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। वो किसी बहाने से अपने ही लोगों को अंत में मारना शुरू करते हैं। कभी कहेंगे कि वो सिया है इसलिए उनको मार रहे हैं, कभी कहेंगे वो हुआ वहाबी है इसलिए उनको मार रहे हैं, कभी कहेंगे वो कुर्द है इसलिए उनको मार रहे हैं। इसलिए इनको एक एक बच्चे को समझाना जरूरी है कि हिंसा का रास्ता गलत है, इससे देश कमजोर होता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर आप चंदा दे सकते हैं, लेकिन कोई जरा भी बंदूक खरीदने की कोशिश करेगा, माओवादियों से दोस्ती करेगा, नक्सलाइटों से दोस्ती करेगा, तो वो उतना ही बड़ा जुर्म है, चाहे वो बौद्धिक आतंकवादी है, चाहे वो वास्तविक आतंकवादी है। बौद्धिक आतंकवाद भी उतना ही खराब और खतरनाक है, जो कमी निकालकर व्यवस्था की, संविधान के विरोध में लोगों को भड़काते हैं, कहते हैं कि देश के संविधान को अस्थिर किया जाए। याद है पार्लियामेंट पर हमला हुआ, याद है आपको, न जाने कितनी आपने बौद्धिक वर्ग का जिक्र किया। जाकिर खान जैसे कई बड़े नाम सामने आए, उनके तार भी पीएफआई से जुड़े थे, जो मोटिवेटर थे, जो अपने इस्लाम का प्रचार करते थे, लेकिन उनके पीछे का जो मकसद था कुछ और था। उन पर भी ऐसे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित करने की जरूरत है, अंकुश लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसा लिटरेचर चाहे वो अखबारों में है, चाहे पत्रिकाओं में है, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे फिल्मों में है, कहीं भी जहां कट्टरता की बात
कि हम ही सच हैं, जहां ये बात या बंदूक के रास्ते से क्रांति आएगी, ये बात जहां कहीं कोई उठाता है वो उससे भी बड़ा दंड का भोगी होना चाहिए, जो एक आदमी को मार देता है, 2 आदमी को मार देता है। यही काम तो कर रहे थे। कभी नक्सलाइट लोग मिलकर नेपाल से लेकर केरल तक रेड कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे देश को बांटने के लिए। फिर एक एक करके जब उनके आतंकवादियों से भारत के सशस्त्र बलों सीआरपी, बीएसएफ आदि ने मुकाबला किया, उनको मार गिराया, तब कहते हैं ना, शक्ति अंततः शक्ति को कम कंट्रोल करती है। तो इसी तरह इन लोगों पर बिना कोई रहम किए शक्ति की आवश्यकता है। ये भटक गए लोग हैं, या तो वो सीधे सुनील कुमार जी, हमको लगता है हमें इस पर भी बात जरूर करनी चाहिए कि सिर्फ देश विदेश से फंडिंग की ही बात या देश में राष्ट्र के खिलाफ काम करने की बात ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन हैं उनसे भी इनके संबंध रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा जैसे अलकायदा से, और ये जो इस्लामिक स्टेट, और तीसरा ISI पाकिस्तान जो भारत का विरोधी देश है, वहां से बैठकर सारे आतंकवादियों को फंड करके, आपको याद होगा किस तरह बंबई में ताज होटल में जब हमला कराया गया, सीधा पूरा मामला निकल कर आया कि पाकिस्तान से पूरी टीम पानी के रास्ते से भेजी गई हमला करने के लिए। और अंत में आज पाकिस्तान खुद रो रहा है खून के आंसू कि आतंकवादियों को हमने क्यों बढ़ावा दिया। वही आतंकवादी अब वही अपने ही देश में लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, और वो अपहरण कर रहे हैं, फिरौती के लिए देश परेशान है। इसलिए ये रास्ता, इसको भारत को ये रास्ते में जो कोई ले जाने की कोशिश करता है उसे पहले से चिन्हित करके उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। इसमें न्यायिक सुधार की बेहद जल्दी से स्पेशल कोर्ट बनाकर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक नाम से बैन लग गया तो दूसरे नाम से तुरंत संगठन बना लेते हैं। उस पर बैन नहीं लगा, कहते हैं हम तो राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं, और भीतर भीतर वो हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करने लगते हैं। इसलिए जितने भी इस तरह के संगठन है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसको और तेजी के साथ तुरंत पता लगाना चाहिए, तुरंत बैन कराना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारियां करना चाहिए, और उसके लिए व्यापक संगठन बनाया जाना चाहिए, चाहे वो। और कुल मिलाकर जो फंडिंग की बात होती है, अगर हम वो सोर्स ही रोक दें, बिल्कुल, जो NIA ने अपनी जांच में 500 से ज्यादा ऐसे फर्जी अकाउंट पाए हैं जहां से बड़ी मात्रा में PFI के अलग अलग संगठनों को फंडिंग पहुंची। आपको याद होगा एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसका दुरुपयोग ये होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं शिक्षा के लिए ले रहे हैं, कहते हैं सामाजिक कामों के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसका भारी हिस्सा किसी न किसी बहाने से डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी आपने जब कश्मीर के मामलों में जब जांच हुई, तफ्तीश हुई, तो पता लगा कि वो पत्थरबाज रोज 500 रुपए दे करके उनको पत्थरबाजी कराई जाती थी। जैसे ही वो स्रोत बंद हो गया पैसे का, वैसे ही पत्थरबाजी बंद हो गई। इसलिए ठीक है सूर्य कुमार जी, समय की बेहद कमी, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में भी PFI की नजर है, क्या सतर्क रहने की जरूरत है? जिस तरीके से अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जैसे ATS है, एंटी टेररिस्ट फोर्स, इसी तरह जैसे STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, इनको और सुदृढ़ करके जिले जिले में इनकी शाखाएं खोलने की जरूरत है। नॉर्मल पुलिस इनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये आज घटना करते हैं और दूसरे दिन दिल्ली भाग जाते हैं, तीसरे दिन पटना भाग जाते हैं। इसलिए ऐसी पुलिस जो ये डेडिकेटेड रूप से इनका ही पीछा करे, इसी काम में लगी रहे, उसको और सुदृढ़ करने की बिल्कुल सही करें, और सुदृढ़ करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत। हम चाहे न्यायपालिका की बात करें, पुलिसिंग की बात करें, या फिर जांच एजेंसियों की बात करें, इनको और मजबूत करने की जरूरत है। तभी जो राष्ट्र विरोधी जो ऐसे संगठन हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है। सूर्य कुमार जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो BNBA में आज हमने बात की कि PFI का जो जाल है किस तरीके से अभी भी कहीं न कहीं छोटी सक्रिय है, और इसीलिए NIA ने अपनी जो चार्जशीट जमा की है, जो सौंपी है, उसमें कई बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब अपनी जांच एजेंसियां हैं, पुलिसिंग है या न्यायपालिका और मजबूत होगी, तो इसके परिणाम भी साफ तौर पर जरूर देखे जा सकेंगे। नमस्कार।